हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट का इसका कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा 4 पार्ट में, याद है ना? जब स्टार्टिंग किए थे डिस्कशन तो ये बात बताए थे फर्स्ट क्लास में, है ना? ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को कितने पार्ट में पढ़ना है? 4 पार्ट में। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है लेवल ऑफ स्टॉक, उसका हम लोग लास्ट क्लास किए थे। अभी हम लोग जो सेकेंड वाला पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और उसके बाद वाला जो पार्ट है थर्ड वाला टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसका थोड़ा सा हम लोग सम्स देखेंगे, ठीक है? ऑलरेडी मैं उसकी मीनिंग बता चुका था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या इंडिकेट करता है? हाउ मच टू बी ऑर्डर एट ए टाइम दैट द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोग निकालते क्या है कि हम लोग एक बार में कितना ऑर्डर करें कि हमारा टोटल कॉस्ट कम से कम लगे। बात समझ रहे हैं? तो ईओक्यू वाला जो पार्ट है और उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वाला पार्ट है, उसका कुछ सम्स अभी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है मटेरियल का, वो एक बार निकाल के देखना। ये क्वेश्चन छोटा सा है बट एक बार एग्जाम में भी आया था बहुत साल पहले 1995 में, समझे? और यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे सम्स में। मिला सभी को ये क्वेश्चन? ओके। देखना एक बार इंफॉर्मेशन क्या दिया है सम्स में। अ मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ ए पार्टिकुलर मटेरियल पर ईयर। देखा, एक साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कितना? 75,000 यूनिट्स। द मटेरियल कॉस्ट इज ₹1.5 पर यूनिट। ये मटेरियल कॉस्ट है पर यूनिट का। एंड द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% per annum of average inventory cost. The cost of placing an order is ₹18. एक ऑर्डर प्लेस करने में हम लोगों का 18 रुपया का खर्च लगता है। और हम लोगों से पूछा क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर पर एनम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब एक साल में आप कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक, 2 चीज पूछा है सिंपल सा, तो हम लोग 2 एक बार निकाल कर देखते हैं। पहले आप लोग देख लीजिए हमारी कैलकुलेशन। जब समझ आ जाएगी प्रेजेंटेशन तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, ठीक है? हमको निकालने के लिए बोला है सबसे पहले ए नंबर पॉइंट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, ठीक है? इसका एक फॉर्मूला मैंने दिया था 2AO/CS रूट के अंदर, ठीक है? जब भी ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह शॉर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसका फुल डिटेल मेंशन करना जरूरी होता है। बात समझे? जैसे मैंने लिखा है 2AO/CS, तुमको यहाँ इंडिकेट करना पड़ेगा A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे बुक वाले या कोई दूसरे टीचर इसी चीज को दूसरे वर्ड से इंडिकेट करें। बात समझे? तो जब भी आप शॉर्ट में फॉर्मूला लिखोगे, कभी भी लिखोगे, किसी का भी लिखोगे, तो आप क्या करोगे? साइड में उसका पूरा प्रेजेंटेशन बताओगे, ठीक? कि ए का मतलब है एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन। कंजम्पशन बोलो या डिमांड बोलो, सेम चीज है। और सम्स में देखकर आप लिख भी दोगे। एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है सम्स में? 75,000 यूनिट्स। उसके बाद ओ है, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सम्स में एक दिया हुआ था, कितना? और ₹18। और भी लोग देख लीजिए भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, हाँ, थर्ड लाइन में दिया हुआ है 18 रुपए का, है ना? सी का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है हम लोगों का 1.50, है ना? और एस का मतलब रिप्रेजेंट करता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड
कैरिंग कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। परसेंटेज में जनरली ये रहता है, समझे? कितना दिया हुआ है? 25%। यहाँ लिख देंगे 25%। एक बात समझना है यहाँ पे, ये थोड़ा एक समझने की चीज है। सम्स में कभी कभी क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन या लिखने का तरीका, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के भी प्रेजेंट करता है, बात समझे? तो वो क्या बदल सकता है वो एक बार समझ लीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब मैं करूँ तो हमको सम्स पूरा कंप्लीट करने दीजिएगा, क्योंकि उस समय मैं क्या करता हूँ, चीजें बदल बदल के जैसे भी सम्स में प्रेजेंट हो सकती हैं किसी दूसरे सम्स में, वो वाली चीज भी मैं उसमें बताता चलता हूँ। अगर आप लोग क्या करोगे, साथ साथ लिखते चलोगे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का थॉट क्या होता है पता है, कि फिगर मिल गया फटाफट पुट करके निकालने लगे। उसमें कितनी बातें और दूसरे सम्स में आ सकती हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बात समझे? तो एक बार पहले हम इसका यहाँ पे पूरा फिगर पुट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये चीजों को कैसे बदल के भी दिया जा सकता है। अगर पुट करें, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो देखिएगा 2 इंटू 75,000 करो, इंटू ओ है 18 कर दिए, डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू करना है 25%, और रूट तो रहेगा ही। कितना आ रहा है ऊपर में? ऊपर में आ रहा है सर 27 लाख। 27 लाख आ रहा है ऊपर में, और डिवाइड करके आपको मिलेगा 0.375। 0.375। ऐसा नहीं बोलना, अपना करके देखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बोले आप मान लिए, आप खुद से करके देखो अपना कितना आ रहा है। 0.375 आया है? अरे बोलो भाई कोई। हाँ सर 0.375। कुछ लगता है ऐसे इशारा में बोल रहा है कि जैसे नहीं मुंह खोल देंगे तो प्रलय आ जाएगा। ओके, अभी इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। कितना है डिवाइड करके? सर 72 लाख आ रहा है। 72 लाख। हाँ। और आया किसी का? जो इशारे में बोल रहे हो वो लोग भी बोल दीजिए। 72 लाख आ रहा है। अब उसका रूट निकालो कितना आ रहा है, रूट करके। बोलो बोलो, पॉइंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रूट मारने में इतना टाइम? सर 2683 पॉइंट। ओके, हाँ तो पॉइंट हटा दे रहे हैं, 0.2 है तो 2683 ये लिख दे रहे हैं यूनिट्स, समझ रहे हैं? 0.2 आया है, पॉइंट को इग्नोर कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे जो एक दो बातें हैं उसको समझ लीजिए ध्यान से। कभी कभी क्या होता है सम्स में कि ये जो हम लोग सी और एस लिख रहे हैं ना, ऐसे सी मतलब कॉस्ट पर यूनिट और एस मतलब स्टोरेज कॉस्ट, ये ₹1.50 और 25%। आपको सम्स का लैंग्वेज जो है ना ध्यान से पढ़ना होगा। उसमें कभी कभी क्या होता है, ये दोनों को एडजस्ट करके ही वैल्यू दे देता है, समझे? जैसे इन दोनों को एडजस्ट करके 1.5 इंटू 25%, इसको एडजस्ट करके आपको कितना मिला? 0.375 मिल रहा है ना। तो सम्स कभी कभी आप लोग केयरफुली पढ़िएगा, वो क्या करता है कि कॉस्ट पर यूनिट और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट अलग अलग नहीं देकर वो क्या करता है, दोनों को एडजस्ट करके उसका एडजस्टेड फिगर सम्स में दे देता है। तो हम लोगों को ये समझ के रखना है कि अगर एडजस्टेड फिगर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे, वहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो 2683 निकला, ये क्या निकला हम लोगों का? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि इंडिकेट करता है कि इस कंपनी का एक साल का रिक्वायरमेंट है 75,000, लेकिन वो ऑर्डर कितना कितना करके करेगा, कितना करके क्वांटिटी परचेस करेगा? 2683, क्योंकि 2683 क्वांटिटी परचेस करने पर ही उसका टोटल कॉस्ट मिनिमाइज्ड होगा, बात समझे? अब खुद से सोच के देखो कि अगर वो 2683 यूनिट्स करके परचेस करे
तो उसको तो साल भर में 75,000 यूनिट्स खरीदना है ना, तो कितनी बार उसको ऑर्डर भेजना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग वहां पर निकाल देते हैं बी नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्डर का सिंपल फॉर्मूला हमने दिया था एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल डिमांड है आपका 75,000 और EOQ है आपका 2683। देखिए डिवाइड करके कितना आ रहा है, 75,000 डिवाइडेड बाय 2683, 27.95। ओके। देखो यहाँ पर एक बात देखना, 27.95 हम लोग नहीं लिखेंगे कभी भी। जहाँ जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा ना, जैसे यहाँ भी मैंने पॉइंट इग्नोर किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये थॉट आ जाता है कि नहीं हम पॉइंट इग्नोर करके नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट में ही लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये थॉट होता है कि हम पॉइंट में लिखेंगे तो वो एक्यूरेट फिगर होगा। आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा, यहाँ आपको पॉइंट में चीजें लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। आप ऑर्डर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं भेज सकते, जैसे 27.5 ऑर्डर भेजेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। आप 27 ऑर्डर भेजोगे और उसके बाद जैसे ही कुछ यूनिट के लिए ऑर्डर भेजोगे, वो तो कंप्लीट एक ऑर्डर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर में कभी भी हम लोग पॉइंट नहीं लिखते, हम पूरा का पूरा लिखेंगे 28 ऑर्डर। समझ रहे हैं? 28 ऑर्डर्स। समझे? नंबर ऑफ ऑर्डर में कभी भी पॉइंट में आया, थोड़ा भी पॉइंट में आया, ऐसा नहीं कि 27.9 आया है तभी हम 28 लिख रहे हैं। अगर वो 27.2 भी आता तो भी हम 28 लिखते हैं। समझे? जैसे ही थोड़ा सा भी पॉइंट बढ़ेगा, आपको समझ लेना है कि वो कुछ यूनिट आपको मंगवाना ही है, और कुछ यूनिट मंगवाने के लिए भी आपको एक ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। इसलिए आपका ऑर्डर क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे हम लोगों का EOQ है 2683 यूनिट्स, तो हम लोग इतना इतना करके मंगाएंगे, लेकिन लास्ट में मान लो 100 यूनिट बच गया, तो 100 यूनिट मंगवाने के लिए भी तो हमको एक ऑर्डर भेजना पड़ेगा। इसलिए ऑर्डर जब भी होगा ना, कंप्लीट में होगा, और वो पॉइंट में थोड़ा भी अगर बढ़ा, 0.2 भी आया, 0.3 भी आया, 0.1 भी आया, तो वहां वो मैथमेटिकल वाला थॉट अप्लाई नहीं करना है कि 5 के नीचे है तो कम लिखेंगे, 5 के ऊपर है तो ज्यादा लिखेंगे। यहाँ जैसे ही पॉइंट में आया आपको बढ़ा के ही लिखना है। बात समझ में आई? इसलिए ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हर बात हर जगह लागू भी नहीं होती है। हम लोग जो चीज एकदम माइंड में फिक्स करके रखते हैं ना, रिजिड, वो भी बहुत जगह पर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। समझे? ओके, ये क्वेश्चन था 10 नंबर, जो कि 1995 में भी आया हुआ है। इसके बाद हम लोग एक 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या ना, एक चीज और एक्स्ट्रा पूछा है, तो वो भी आप लोग देख लो। उसके बाद साथ साथ क्या करना, दोनों सम्स बना लेना। सुने? और आपको 11 नंबर करने के लिए इतना समझाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं। तो मैं इसको सिर्फ कैलकुलेशन पुट करूंगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो एक बार सम्स का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। लिखा है द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स। मिला? तो एक साल का कंजम्पशन दे दिया है। उसके बाद the unit cost is ₹6 and the inventory carrying charges are 25% per annum। दिख रहा है? इंफॉर्मेशन सब साफ साफ है। If the cost of one procurement is ₹150, ये cost of one procurement, ये क्या है पता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे पिछले सम्स में साफ साफ बोल दिया था कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसमें बोला है कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट। सेम मीनिंग है। ये दिया एक ऑर्डर का खर्चा कितना, 150 रुपया, और इसमें आपसे 3 चीजों को निकालने के लिए बोला है। नंबर 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
नंबर 2 नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, जो दोनों चीज आप यहाँ पर देख चुके हो। और तीसरा बोला है टाइम बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर। इसमें यह भी बोला है कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर को भेजने में कितने रुपए का सॉरी एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर को भेजने में कितने समय का टाइम गैप होगा, टाइम बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखो पहले ए नंबर में मैं निकालता हूं ईओ क्यू। फॉर्मूला वही है 2AO बाई CS। ठीक है, यहां पर हम पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं। हाँ, आप लोग तो समझ गए ना कि क्या लिखना है। वेयर ए इक्वल टू एनुअल डिमांड, वो लिख लीजिएगा फुल फॉर्म। हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं 3200 यूनिट्स, इतना ही दिया है ना। ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट 150 दिया था शायद, है ना। सी इक्वल टू कितना दिया है, सी है सर यूनिट कॉस्ट 6 रुपया ना। और एस स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 25%। मिल गया सारा इंफॉर्मेशन, पुट कर दें, कीजिए। अच्छा, ये मैं यहाँ रूट ओवर नहीं लिखा था भाई। 2 इंटू करो 3200 इंटू 150, 9,60,000 आ रहा है ऊपर में, और नीचे अपना कितना आ जा रहा है 1.5। हाँ सर 1.5 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके कितना आ जाएगा 6,40,000। 6,40,000 को रूट ओवर मार दीजिए। कितना है 800 जो आया वो क्या हो गया हमारा यूनिट्स। 800 यूनिट्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का एनुअल रिक्वायरमेंट है 3200 ये, लेकिन हम लोग मंगवाएंगे कितना कितना करके 800 करके, क्योंकि जितना 800 करके मंगवाया जाएगा इसी में हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम से कम आएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मीनिंग मैं हर सम्स में बताता हूँ सुने, जिससे आपको अगर एक बार में बात समझ नहीं आए तो हर सम्स में उस लाइन को रिपीट करता हूँ, जिससे आपके दिमाग में उसका मीनिंग भी क्लियर है। अब इसके बाद निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए भाई फॉर्मूला वही है हमारा, बाई EOQ कर दीजिए। EOQ को हम लोग ROQ भी बोलते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल डिमांड है 3200 डिवाइडेड बाई 800 यूनिट्स, कितना आया 4। ये 4 जो आ रहा है ये ऑर्डर है, माने एक साल में हमको 4 ऑर्डर भेजना पड़ेगा। उसके बाद C नंबर पॉइंट इसमें एक पूछ दिया है टाइम बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में, 2 ऑर्डर के बीच में कितने समय का टाइम गैप होगा। बात समझे। अब इसका जब फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि आप इसको वीक में भी निकाल सकते हो, डेज में भी निकाल सकते हो और मंथ में भी निकाल सकते हो। बात समझे। अगर सम्स में क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप मंथ में निकालो या इसमें निकालो, तब तो आप क्लियरली उसी में निकालना, लेकिन क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। 3 नंबर पॉइंट में बोला टाइम बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर, वहां मेंशन नहीं किया है कि इन मंथ निकालो या इन डेज निकालो या इन वीक निकालो। बात समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में निकाल देंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर 12 लिखेंगे तो मंथ में आएगा। बात समझे। पहले देख लीजिए, यहाँ पर 52 लिखोगे तो वीक में आएगा। एक साल में 52 वीक होता है। और 365 लिखोगे तो डेज में आएगा। सुने।
और इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो 12, 52 या 365 को डिवाइड कर देंगे 4 से, नंबर ऑफ ऑर्डर दिख रहा है, तो हमारा आएगा 3 मंथ्स, है ना। और 52 से करेंगे तो 13 वीक्स, और डेज में करेंगे तो 92 डेज या 91 भी आ सकता है। 91.5 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 92 भी आ सकता है, 91 भी आ सकता है। जनरली देखो तीनों का मीनिंग तो सेम ही है। 3 महीना में हम लोगों का 13 वीक ही होता है, समझे। 4 वीक का एक मंथ होता है ना, किसी किसी मंथ में 5 वीक आ जाता है। और या फिर 91 या 92 डेज आएगा, सुने। तो एक दिन का हेर फेर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और समझिएगा, जैसे मान लो आपके मन में आया कि ये तो जब सम्स में कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग किसी एक में भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कॉपी चेक करने के बाद या कॉपी चेक करने के समय बहुत सारे टीचर लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं लिखा है तो डेज में निकालना होगा, कुछ लोगों का ओपिनियन होगा कुछ नहीं लिखा है तो मंथ में निकालना होगा, कुछ लोगों का ओपिनियन है कुछ नहीं लिखा है तो सब में निकाल के दिखाएगा स्टूडेंट, तभी हम मार्क्स देंगे। बात समझ रहे हैं। तो जब ओपिनियन वेरी कर रहा है तो आप क्या करो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, समझे। आप लोग क्या कीजिए, तीनों में निकाल दीजिए। आपको जस्ट 2 वर्ड 3 वर्ड ही तो एक्स्ट्रा लिखना है, आप यहाँ तक तो लिखते ही, 2 और बढ़ा के लिख दीजिए। आप रिस्क जोन में हो ही नहीं। कॉपी चेक करने वाले को कुछ भी चाहिए, भैया मैंने सारा लिख दिया, जो तुमको चाहिए वो देख के अपना चेक कर लो। बात समझे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई है। अभी ये दोनों पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या है थोड़ा आगे मूव करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की तरफ, ठीक है। सर अब बोले ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉइंट पे नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाँ सर डेज में जैसे 91.25 आया तो ऐसे जरूरी है क्या? तो 91 लिख दीजिए अप्रॉक्स, या 92 लिख दीजिए अप्रॉक्स, समझे। अब जैसे यहाँ पर एक बात सोचो, कौन सा मंथ आ रहा है वो तो नहीं पता है ना। तो कभी कभी 2 महीना भी तो ऐसा हो जाता है जो 31 का होता है कि नहीं। जैसे जुलाई और अगस्त, दिसंबर और जनवरी, 31 का 2 महीना हो रहा है। तो अगर मान लीजिए 31 का 2 महीना है, सपोज करो नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है, तो वो जो तीनों महीने का तुम अगर डेज काउंट करोगे तो वो तो तीनों काउंट करके 92 होगा कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास में ये वाला मंथ आ रहा है 30, 39 और 31 वाला, तब तो आपके पास में कौन सा आएगा, 91 आएगा। 90 भी हो सकता है अगर आपके पास जनवरी फैब का महीना हो और मार्च का महीना हो। तो जैन 31 का होगा, फैब होगा 28 का और मार्च होगा 31 का, तो उस समय तो 90 डेज ही आएगा कि नहीं। तो कैलकुलेशन के समय में क्या होता है, कुछ चीजें फ्रैक्शन में आ सकती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का 91 आ रहा है, कोई 91 लिख दिया बच्चा, कोई 92 लिख दिया, तो एज ए टीचर और एज ए एग्जामिनर मेरे मन में तो ये थॉट नहीं आएगा कि नहीं हम काट देंगे, मेरे को 92 ही चाहिए, या इसका 91.2 आया है तो ये 91 क्यों लिखा, 92 लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई 91 लिखा है तो भी वो सही माना जाना चाहिए, 92 लिखा है तो भी उसका सही माना जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये होगा। एज ए एग्जामिनर और एज ए टीचर अगर मैं चेक करूंगा किसी कॉपी तो मैं 91 वाले को भी सही दूंगा, मैं 92 वाले को भी सही दूंगा। बात समझे। अब कोई पर्सन एकदम रिजिड होगा अपने थॉट पे कि नहीं यही लिखना होगा तभी हम मार्क्स देंगे, वो अलग बात हो जाएगी। बात समझे। ओके, नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे आते हैं।